हेलो दोस्तों, फिटर फर्स्ट ईयर निमी क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल 5 ड्रिलिंग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज करेंगे उससे आगे। हर बार की तरह अभ्यास टेस्ट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं तो आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन 21, विच एंगल इज डिटरमिन्ड बाय हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बिट। ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। लास्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन में मैं आपको ये बता चुका हूँ। ड्रिल में हेलिक्स एंगल और रैक एंगल एक ही बात होती है, दोनों एक ही एंगल होते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल किस कोण के द्वारा निर्धारित होता है। वो है आपका रैक एंगल। देखिए, कटिंग टूल में कोई मेटल को हटाया जा रहा होगा तो मेटल की जो चिप है जो वहाँ से मेटल के पेरेंट मेटल से हट कर यानी कि कट कर टूल की सतह पर फिसल कर बाहर निकल रही होगी, वो जो कोण है जिस कोण पर वो चिप जा रही होगी उसको हम रैक एंगल कहते हैं। ड्रिल बिट में सारी चिप्स जो हैं हेलिक्स एंगल के अंदर से होके जाती हैं तो हेलिक्स एंगल ही हमारा रैक एंगल है। इसका आंसर बी सही है, रैक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रीमर। रीमर का उपयोग क्या है। ड्रिल अ होल यानी कि छिद्र करना, नहीं वो तो ड्रिल का काम है, रीमर का काम वो नहीं है। अगला ऑप्शन है एनलार्जिंग अ होल। होल को अगर बड़ा करना है उसको बोरिंग टूल कहते हैं, रीमर नहीं कहते। हालांकि रीमर से थोड़ा सा साइज़ बढ़ता है लेकिन वो माइक्रोन्स में बढ़ता है, 50 माइक्रोन 70 माइक्रोन इस तरह बढ़ता है, लेकिन उसका असल मकसद होल को बड़ा करना नहीं है। होल को बड़ा करने के लिए हम बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन है थ्रेडिंग अ होल। थ्रेडिंग अगर करनी है, चूड़ियाँ काटनी है किसी होल में तो हम टैब सेट का प्रयोग करते हैं। उसको रीमर नहीं कहते हैं, टैब सेट कहते हैं उसको। लास्ट ऑप्शन है फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल्ड होल। ड्रिल किए गए छिद्र के आकार को सही करने के लिए और फिनिशिंग करने के लिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रीमर का प्राथमिक कार्य होल की अंदरूनी सतह को फिनिश करना है और उसके साइज़ को मेंटेन करना है। साइज़ को मेंटेन करने के लिए अगर हल्की सी कटिंग भी करनी पड़े तो हम उसको कटिंग कह सकते हैं। रीमर कटिंग करता है लेकिन वो कटिंग से ज़्यादा साइज़ को मेंटेन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी। रीमर का कार्य है किए गए छिद्र को फिनिश करना और उसके साइज़ को करेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल्स। टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल का क्या उद्देश्य है। टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल हम हर जनरल पर्पज़ जो आम हाई स्पीड स्टील की ड्रिल आपको मिलती हैं जो जनरल पर्पज़ के लिए हैं, बहुत हार्ड मटेरियल के लिए हम नहीं इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल का क्या उपयोग है। यूज़ फॉर हार्ड मटेरियल, कठोर सामग्री के लिए इस्तेमाल करना है, ये ऑप्शन सही नहीं है। वो जनरल पर्पज़ यानी कि माइल्ड स्टील, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं माना जाता माइल्ड स्टील। तो हार्ड होते हैं एलॉय स्टील जिसमें टंगस्टन की आपने एलॉइंग कर दी हो, क्रोमियम की आपने एलॉइंग कर दी हो, मोलिब्डेनम निकल की आपने एलॉइंग कर दी हो। ये सब चीज़ें हार्ड बना देती हैं और टफ बना देती हैं। उनके लिए एन टाइप ड्रिल जो है वो काम नहीं करेगी, जल्दी जल्दी घिस जाएगी, इतना होल नहीं करेगी जितना वो खुद घिस जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। यूज़ फॉर ब्रिटल मटेरियल, ये भी ऑप्शन गलत है। देखिए, हमेशा मैंने अपनी कई मेटल वाली वीडियोस में ये बताया है, जिस भी मेटल को आप किसी भी प्रोसेस से हार्ड करेंगे तो उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। हार्ड मटेरियल की ब्रिटलनेस भी बढ़ेगी। तो अगर हार्ड मटेरियल गलत है तो ब्रिटल मटेरियल भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ऊपर के दोनों आंसर गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है यूज़ फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल। टफ मटेरियल की ये नहीं होती है। एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल को आप सॉफ्ट मटेरियल के लिए कर सकते हैं जैसे माइल्ड स्टील। लास्ट ऑप्शन है यूज़ फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील वही है जिसको मैं माइल्ड स्टील कह रहा हूँ। ये दोनों एक ही धातु के नाम हैं। माइल्ड स्टील को ही लो कार्बन स्टील कहा जाता है। तो सामान्य निम्न कार्बन स्टील के उपयोग में लाया जाता है, मतलब उसमें अगर छिद्र करना है आपको तो एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, विच रीमर विल हैव लॉन्ग टेपर लीड। लीड कहते हैं ये जो नीचे से एक कोण आता है रीमर का, इसका पर्पज़ ये होता है कि हमारा रीमर जो है होल के अंदर सेट हो जाए। तो रीमर का जो सिरा है उसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए रीमर के साइज़ से हमें ये लीड देना पड़ता है। हमसे पूछा गया है कि ये लीड लॉन्ग वाला किस में होगा, उसको हम कहते हैं सॉकेट। कहाँ गया, बी, ऑप्शन बी, सॉकेट रीमर होता है वो। और ये रीमर टेपर होल ही अगर आपको बनाना है, अगर जो आपने होल किया है वही टेपर है और उस टेपर होल को फिनिश करना है, तब हमें रीमर भी तो उसी शेप का चाहिए होगा ना। इसमें पैरेलल रीमर तो नहीं लग सकता। तो हमें सॉकेट रीमर की आवश्यकता होती है। इसमें जो टेपर होल होते हैं जैसे मोर्स टेपर जो आपने ड्रिल की स्लीव में देखे होंगे या लेथ मशीन की टेल स्टॉक में भी मोर्स टेपर कटा होता है, उन होल्स को अंदर से फिनिश करने के लिए और उनके साइज़ को मेंटेन करने के लिए हमें रीमिंग की ज़रूरत होती है। उसके लिए जो रीमर हम प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं सॉकेट रीमर। ऑप्शन बी सही है। इसमें लॉन्ग टेपर होती है जो आपको चित्र में दिखाई भी दी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पायलट इन द हैंड रीमर विद पायलट।
हैंड रीमर जिसमें पायलट भी लगा हो। ये पायलट क्या है? हवाई जहाज़ का पायलट तो नहीं है। पायलट उसको भी कहते हैं जो आगे आगे चलता है। आपने वीआईपी के काफ़िले को देखा होगा, जैसे आपके शहर में कोई मंत्री आता है तो आगे पुलिस की एक जीप चलती है, उसको हम पायलट जीप कहते हैं। या जैसे राष्ट्रपति की सुरक्षा में आगे मोटरसाइकिलें चलती हैं, उनको हम पायलट कहते हैं, जो आगे आगे चलता है। जब किसी होल को हम फिनिशिंग करना चाह रहे हैं तो होल के साइज़ को थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है कि ताकि बाकी जो साइज़ हमें मेंटेन करना है वो रीमर के द्वारा किया जा सके। फिनिशिंग और साइज़ को मेंटेन रीमर कर देता है। कुछ रीमर में नीचे के सिरे पर एक होल के साइज़ का पायलट लगा रहता है। वो होल के अंदर अंदर आगे आगे चलता रहता है और उस होल के चारों तरफ एक समान दूरी पर आपका फिनिश्ड होल बनता चला जाता है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि उस पायलट का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है कीप साइज़ ऑफ होल एक्यूरेट। यस, कुछ हद तक ये बात सही है, इसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। रीमर में अगर पायलट भी है तो वो होल को ज़्यादा एक्यूरेट बनाएगा। हालांकि होल की एक्यूरेसी रीमर के साइज़ पे डिपेंड करती है, लेकिन अगर पायलट लगाया है तो उसमें चैटरिंग और वाइब्रेशन कम होगी, तो आपके होल जो बनेगा वो एक्यूरेट बनेगा। ये बात गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से ये आंसर सही नहीं लग रहा है। अगला ऑप्शन है रिमूव द बर फ्रॉम द होल। ये तो बिल्कुल गलत है। पायलट रिमूव नहीं करता, वो कटिंग ही नहीं करता, वो सिर्फ गाइड का काम करता है कि आपका रीमर बिल्कुल होल के सेंटर में चल रहा हो, ये काम है। जैसे जो पुलिस की जीप है उसका काम ये है कि जो वीआईपी की कार है उसके ड्राइवर को रास्ता नहीं मालूम, वो सिर्फ रास्ता बताता है कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तीसरा ऑप्शन है प्रोवाइड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रीमर। स्मूथ फंक्शनिंग तो बिना पायलट के भी होती है रीमर की, तो ये आंसर तो गलत लग रहा है मुझे। लास्ट ऑप्शन है कीप रीमर कंसेंट्रिक विद होल टू बी रीम्ड। रीमर और रीम्ड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक करने के लिए, मतलब जो रीमर के बाद होल आपको मिल रहा है, फिनिश्ड होल आपको मिल रहा है, और जो पहला होल था जिसमें पायलट चल रहा है आगे आगे, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक होनी चाहिए, यानी कि इनका एक्सेस एक होना चाहिए। ये आंसर सही है, ऑप्शन डी सही है। रीमर विद पायलट का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि ड्रिल्ड होल और फिनिश्ड यानी कि रीम्ड होल दोनों कॉन्सेंट्रिक हों, दोनों की धुरी सेम हो। क्वेश्चन नंबर 26, विच डिसाइड्स द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल। ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? पॉइंट एंगल होता है जो नीचे टिप पर बना होता है, उसी को टिप एंगल कहो या पॉइंट एंगल कहो। 118 डिग्री आमतौर पर रखा जाता है जनरल पर्पज़ के लिए। आमतौर पर मैंने क्यों कहा? क्योंकि अगर मटेरियल हार्ड है तो ये 118 डिग्री 135 डिग्री भी हो जाता है, तो आपकी ड्रिल का ये जो एंगल है इसको बड़ा करने से चिसल एज यानी कि पॉइंट आपका वो कटिंग पॉइंट के करीब आ जाता है, जहाँ से फ्लूट शुरू हो रही है आपकी उसके करीब हो जाता है, मतलब ये डिस्टेंस छोटा हो जाता है। हार्ड मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल को हमें ज़्यादा करना पड़ता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट एंगल किस चीज़ पर निर्धारित होता है, मतलब कौन सा ऐसा कारक है जिसके ऊपर हम पॉइंट एंगल डिसाइड करेंगे। सेकंड ऑप्शन है जॉब मटेरियल। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मटेरियल हार्ड है जिसमें आपको होल करना है तो आपको बड़ा पॉइंट एंगल रखना पड़ेगा। मटेरियल सॉफ्ट है तो आपको छोटा पॉइंट एंगल रखना पड़ेगा। जैसे माइल्ड स्टील के लिए 118 रख लें, या कोई ऐसा धातु है जिसमें आपने क्रोमियम या टंगस्टन की एलॉइंग कर रखी है तो उसके लिए आपको ये पॉइंट एंगल बड़ा करना पड़ेगा, 135 डिग्री करना पड़ेगा। कॉपर के लिए आप इस पॉइंट एंगल को 118 से कम भी कर सकते हैं, और प्लास्टिक और वुड के लिए तो आप इसे 60 डिग्री तक भी कर सकते हैं। तो जॉब के मटेरियल पर डिपेंड करता है कि हमारा पॉइंट एंगल हमें क्या रखना चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट इज़ द ड्रिल साइज फॉर रीमिंग अ 10 mm होल इफ़ अंडर साइज इज़ 0.2 mm एंड ओवर साइज इज़ 0.05 mm। 10 mm के छिद्र को रीमिंग करने के लिए ड्रिल का आकार क्या है यदि अंडर साइज 0.2 mm है और ओवर साइज 0.05 mm है। ये अंडर साइज़ और ओवर साइज़ क्या होते हैं, ड्रिल के बाद जब रीमिंग करते हैं तब हम इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पर ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता अंडर साइज़ और ओवर साइज़ क्या है, फिर भी हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, तो हम कैसे सॉल्व करें इसको। देखिए 10 mm का आपको रीम्ड यानी कि फिनिश्ड होल चाहिए जिसका साइज़ 10 mm होना चाहिए, ठीक। तो उसमें ड्रिल का साइज़, मतलब आप ड्रिल करते हुए कौन सा साइज़ का होल करें कि जब हम उसके बाद में रीमर चलाएं तो रीमर होने के बाद जो फिनिश्ड आपका होल है वो 10 mm का बन जाए। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ रही है कि ड्रिल का साइज़ हमें छोटा करना पड़ेगा, तभी तो रीमर जब चलेगा फिनिशिंग करेगा, थोड़ी सी कटिंग भी करेगा, तो 10 mm से बड़ा रखोगे साइज़ तो 10 mm से और बड़ा हो जाएगा। हमें तो फिनिश्ड होल 10 mm चाहिए। तो नीचे के दोनों ऑप्शन तो गलत हैं। 10 mm नहीं हो सकता, 10.25 mm भी नहीं हो सकता। अगर आपको 10 mm का फिनिश्ड होल चाहिए तो ड्रिल्ड होल 10 या 10.25 mm का तो नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन,
इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। ड्रिल्ड साइज बराबर होता है फिनिश्ड साइज माइनस और ब्रैकेट में अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ लगा दो। हमें ड्रिल साइज पूछा जा रहा है, फिनिश्ड साइज या रीम्ड साइज हमारा है 10 mm, माइनस के बाद ब्रैकेट में दोनों चीज़ों को जोड़ दो। अंडर साइज हमें दे रखा है 0.2 mm, ओवर साइज हमें दे रखा है 0.05 mm। तो हमारे पास उत्तर आएगा 9.75, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टूल। ये टूल है स्टार ड्रेसर। इस टूल का नाम बताएं। इसका नाम है स्टार व्हील ड्रेसर, ऑप्शन सी सही है। और ये आपके ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग करने के लिए काम में आता है। जब ग्राइंडिंग व्हील कुछ दिन काम करने के बाद उसमें कुछ दोष आ जाएं, जैसे लोडिंग या ग्लेजिंग का दोष आ जाए, यानी कि उसके ऊपर किसी सॉफ्ट मटेरियल की या तो चिपक गई, अटक गई उसके दानों के बीच में, ग्रिट्स के बीच में, और या फिर उसके जो ग्रिट्स हैं वो घिस के चिकने हो गए, एक शाइनिंग सरफेस आपको मिल गई। अब कटिंग दोनों ही अवस्था में इन दोनों दोषों की वजह से ग्राइंडिंग व्हील ने कटिंग करना बंद कर दिया। तो उसकी ड्रेसिंग करना मतलब उसकी साज सज्जा करना, उसके बाल उलझ गए हैं तो दोबारा उसकी कंघी करनी है, उसके लिए हम ड्रेसर का प्रयोग करते हैं। डायमंड टिप ड्रेसर भी होता है, लेकिन आपको जो चित्र में दिखाया गया है वो है स्टार व्हील ड्रेसर, ऑप्शन सी सही है। जिस सतह पर भी ग्लेजिंग या लोडिंग जैसे दोष आ गए हैं उस सतह पे इसको चलाया जाता है, तो उसके अंदर फंसे हुए सॉफ्ट मटेरियल के जो चिप्स हैं वो भी निकल जाते हैं, और जो घिसे हुए उसके ग्रिट हैं वो भी शार्प हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित क्या करता है, उसका ग्रेड करता है, जिसको ए से लेके जेड तक हम प्रदर्शित करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन में आपको ग्राइंडिंग व्हील के सभी स्पेसिफिकेशन जो दिए जाते हैं उनके बारे में डिटेल में बताया है, आप उस वीडियो में उसको देख सकते हैं। इसका आंसर है ग्रेड। मतलब बॉन्ड होता है जिसने ग्रिट को ग्राइंडिंग व्हील पे चिपकाया हुआ है, उस बॉन्ड ने कितनी मजबूती से उस ग्रिट को पकड़ा हुआ है उसको कहते हैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ, और ये प्रदर्शित की जाती है स्पेसिफिकेशन में ग्रेड के द्वारा, जो अल्फ़ाबेटिकली ए से जेड तक प्रदर्शित करते हैं। ए बी सी वाले सॉफ्ट होते हैं, फिर उसके बाद मीडियम वाले आते हैं और जेड की तरफ हार्ड वाले आते हैं। सॉफ्ट वाले जो ग्रेड हैं वो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी करेंगे लेकिन कटिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, खुद घिस जाएंगे लेकिन मेटल को नहीं काटेंगे, जॉब को नहीं काटेंगे, बस उसकी सतह को फिनिश कर देंगे। हार्ड वाले जो हैं वो कटिंग ज़्यादा करते हैं और फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रेड, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेक्ट इफ़ द सर्फेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डेवलप्स स्मूथ एंड शाइनिंग अपीयरेंस। यदि ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकीली दिखने लगे तो इस दोष का क्या नाम है, उसको ग्लेजिंग कहते हैं। ऑप्शन कहाँ गया, ए ही है, ग्लेजिंग ए ऑप्शन दे रखा है वही सही है। ट्रूइंग कहते हैं जब वो सेंटर आउट घूमने लगे, मतलब अपनी धुरी से थोड़ा सा इसेंट्रिक घूमने लगे, तब हम उसको ये कहते हैं इसकी ट्रूइंग खराब हो गई तो उसको ट्रूइंग करना पड़ता है, वो भी ड्रेसर से की जाती है। लोडिंग तब कहते हैं अगर छोटी छोटी चिप्स उनके ग्रिट्स के बीच में फंस गई, उसको लोडिंग कहते हैं, वो भी एक दोष होता है। और ड्रेसिंग होता है लोडिंग और ग्लेजिंग जैसे दोषों का निवारण करना। हमसे तो ये पूछा गया है कि अगर ऐसा कोई दोष आ जाए कि उसकी सतह, ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकीली हो जाए, मतलब स्मूथ हो जाए और शाइनिंग हो जाए, उस दोष को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लेजिंग, ऑप्शन ए। तो ये थे आज हमारे क्वेश्चन जो फिटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी के निमी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। इनको मैंने आपको सॉल्व करके बताया और इनका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया है ताकि आपको इन क्वेश्चन को समझते समझते थ्योरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। मेरे एक्सप्लेनेशन से संबंधित आपका कोई संदेह हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कृपया मुझे कमेंट्स में लिखें। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।